आगे थिप करण से बदला लेने के लिए उसकी बहन को पटाने की कोशिश करता है और उसके करीब जाकर उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाने की कोशिश करता है, ताकि जब कवि को उससे प्यार हो जाए तो वो उसका दिल उसी तरह तोड़ दे जिस तरह करण ने उससे बुआ को छीनकर उसका दिल तोड़ा था। तो कवि थिप की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो थिप को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, आइंदा से मेरे साथ ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो थिप पर कवि के थप्पड़ का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो बहुत ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि कवि पर उसका चार्म धीरे धीरे चलने लगा है। इसलिए वो कवि को पटाने के लिए उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा रहता है। इधर तनु को भी ये सब कुछ पता चल जाता है, तो वो सीधा थिप से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे ताकि तुम करण की बहन का दिल तोड़कर करण से बदला ले सको। तो थिप जब ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, पर वो तनु के सामने अपने इरादे को जाहिर होने नहीं देता। उल्टा उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो लोगों की फीलिंग्स का फायदा उठाए, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पर तनु को पूरा यकीन होता है कि थिप जो ये सारी नौटंकी कर रहा है वो बस करण से बदला लेने के लिए कर रहा है, इसलिए वो चैट को सारी बातें बता देती है। चैट को जब पता चलता है कि थिप ने कवि के सैलून में इन्वेस्ट किया है तो वो थिप पर बहुत ही गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो कवि से अपने सारे पैसे वापस ले। तो यहाँ पर थिप कहता भी है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने जो कवि को पैसे दिए थे कवि ने वो सारे पैसे सैलून में लगा दिए हैं, अब उसे वापस हासिल कर पाना नामुमकिन है। तो चैट कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, तुमने उसे पैसे दिए हैं तो तुम ही पैसे लेकर आओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पैसों की इस तरह बर्बादी करो, खास कर तो उस कवि के खानदान के साथ। और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो थिप को तनु पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये सारा किया धरा तनु का ही होता है। आगे करण को भी पता चल जाता है कि कोई के शॉप पर जिसने इन्वेस्ट किया है वो कोई और नहीं बल्कि थिप है, जिसे जानकर करण को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कवि को कहता है, अगर तुम्हें अपने शॉप के लिए पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, तुम उस थिप के पास पैसे मांगने के लिए क्यों गई। तो कवि कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, अभी तक तो तुमने बुआ के कपड़े के पैसे नहीं दिए हैं, तुम मुझे सैलून खोलने के लिए पैसे कहाँ से ला कर देते। और वैसे भी मैंने थिप से पैसे नहीं मांगे, उल्टा उसने खुद ही इन सब में इन्वेस्ट किया है, और जब लक्ष्मी खुद चलकर मेरे पास आ रही थी तो मैं मना क्यों करती। तो करण कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम थिप के पैसे वापस करोगी। तो कभी कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं है लौटाने के लिए, इसलिए तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। और यहाँ पर कभी अपने भाई को समझाने लगती है, पर उसका भाई उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है। आगे बुआ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो कभी को कहती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती, तुम्हें थिप से मांगने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर वो उसे बताती, तो कभी कहती है, मैंने थिप से पैसे नहीं मांगे, बल्कि ये तो खुद इन्वेस्ट करना चाहता था। तो बुआ कहती है, ठीक है, तुम दोनों को जो करना है करो, और बुआ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो थिप जब ये सब कुछ देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि बुआ को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिस वजह से वो सैड हो जाता है और कभी ये सारी बातें नोटिस भी कर लेती है। आगे कभी के डैड को भी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल जाता है, तो वो गुस्से से सीधा थिप के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जमकर हंगामा करते हैं, और वो चैट को कहते हैं कि अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखो, मुझे पता है तुम्हारा बेटा क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी बेटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इसलिए अपने बेटे को समझा लो कि वो मेरी बेटी से दूर रहे। और इसी बात को लेकर दोनों फैमिली में जमकर लड़ाई होती है। तो उसके बाद चैट अपना सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकालता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उस लड़की से ले लो, पर तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, और तुम्हारी वजह से आज वो इंसान मुझे इतना सुना कर गया और मेरी इंसल्ट करके गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो इसे ठीक भी तुम ही करोगे। आज के बाद तुम कभी से नहीं मिलोगे, तुमने उसके सैलून में पैसे लगाए हैं ना, तो उसे चैरिटी समझकर भूल जाओ, क्योंकि मैं उस इंसान से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, चाहे वो नफरत का हो या पैसों का। तो थिप को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने डैड को कहता है, डैड आपकी लड़ाई है कवि के डैड से, तो उसमें आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं, आप दोनों की लड़ाई के बीच में हम बच्चों का क्या काम है, आप दोनों की लड़ाई है तो आप दोनों जानिए, हम दोनों को मत घसीटिए, काम करूंगा क्योंकि मेरी लड़ाई कवि से नहीं है। तो उसके डैड कहते, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बाद में अगर तुमसे कोई भी गलती हुई तो मेरे पास रोते हुए मत आना। की मॉम चैट को शांत करती है और कहती है, मुझे पता है कवि के डैड से तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, लेकिन पहले तो तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे ना, बस एक गलतफहमी की वजह से तुम दोनों की दोस्ती टूट गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी भड़ास अपने बेटे पर निकालोगे। अगर वो कवि के साथ अपना रिश्ता रखना चाहता है तो उसे रखने दो ना, तुम अपनी खुन्नस उस पर क्यों निकाल रहे हो, उसे क्यों कह रहे हो कि वो तुम्हारे झगड़े को चलाए। तुम दोनों बड़ों के बीच झगड़ा हुआ है तो इन सब में बच्चों को मत घसीटो, उन्हें अपनी लाइफ जीने दो। तो चैट कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इधर करण सेन
की वजह से काफी परेशान रहता है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले पर वो सेंग का असली चेहरा उन लोगों के सामने नहीं ला पा रहा होता, जिस वजह से वो पूरी तरह से टेंशन में रहता है। लेकिन बुआ करण का साथ देती है, क्योंकि उसे करण पर भरोसा रहता है कि वो सेंग के बारे में जो कह रहा है वो झूठ नहीं है। इसलिए वो इस सिलसिले में करण को थिप के पास लेकर जाती है, क्योंकि अब थिप ही होता है जो उसकी हेल्प कर सकता है। तो करण थिप की हेल्प लेने से इनकार कर देता है, पर बुआ उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे थिप के पास लेकर जाती है, जहाँ पर वो दोनों थिप की हेल्प मांगते हैं। तो यहाँ पर थिप पहले तो करण की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि करण यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। लेकिन जब बुआ थिप को कहती है कि करण सच कह रहा है और वो सच में उसकी हेल्प चाहती है, तो थिप बुआ की खातिर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। तो यहाँ पर करण थिप को बताता है कि उसे क्या करना है जिससे सेंग की सच्चाई सारे गांव वालों के सामने आ जाए। आगे सारे लोग मिलकर सेंग का काला चिट्ठा सबके सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ पर बुआ के डैड को जब सेंग की काली करतूत के बारे में पता चलता है, तो उन्हें सेंग पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सेंग को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और उसके बाद बुआ के डैड थिप की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये सब सिर्फ थिप की वजह से ही हुआ है। अगर थिप ने सेंग को पकड़ने के लिए इतना अच्छा प्लान नहीं बनाया होता, तो वो लोग कभी भी सेंग को नहीं पकड़ पाते। तो करण को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि ये सारा प्लान उसका होता है, लेकिन यहाँ पर वाहवाही सिर्फ थिप की हो रही होती है। और बुआ के डैड भी करण के सामने थिप की ही तरफदारी कर रहे होते हैं और उसे नीचा दिखा रहे होते हैं कि अगर उसने सेंग को पकड़ने के लिए अपने अकल का इस्तेमाल किया होता, तो आज थिप की जगह उसने सेंग को पकड़ा होता। आगे सारे लोग घर जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर थिप बुआ से बड़े ही प्यार से बात करता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर करण को काफी जलन होती है और वो थिप को बुआ से दूर करता है और कहता है, तुम्हें मेरी वाइफ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका पति है उसकी फिक्र करने के लिए, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। तो थिप कहता है, मैं तो बस एक दोस्त के नाते बुआ का हाल चाल पूछ रहा था, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तो बुआ यहाँ पर थिप का साथ देती है और करण को कहती, थिप बस मेरी फिक्र कर रहा है करण, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो करण कहता है, इसे ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। और करण ये कहकर बुआ को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे वो दोनों घर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर बुआ करण से पूछती है, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। तो करण कहता है, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं इस तरह बिहेव क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ बुआ, अगर मेरे सामने कोई मेरी वाइफ से इस तरह बात करेगा तो मुझे बुरा लगेगा ही ना। तो बुआ कहती है, इस तरह की बातें करना बंद करो, या जैसे तुम सच में मेरे पति हो, भूलो मत हमारी शादी बस समाज को दिखाने के लिए हुई है, मैं तुम्हें सच में अपना पति नहीं मानती, तो इसलिए मुझ पर हक जताना कम करो। तो करण को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बुआ को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो बुआ ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो करण को खींच कर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, करण अपनी लिमिट में रहो, भूलो मत, तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं है, हमारी शादी बस एक दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, हम लोग रियल में हस्बैंड वाइफ नहीं है जो तुम मुझ पर इस तरह अपनी हुक्म चलाओगे। तो करण को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है, जब वो थिप तुम्हें छू रहा था तब तो तुम बड़े ही प्यार से रिएक्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें छूता हूँ तुम पता नहीं क्यों मुझे काटने को दौड़ती हो, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो बुआ कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। और इसी बात को लेकर इन दोनों में जमकर बहस होने लगती है और बेचारा करण चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उसके बाद ठेके पर जाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर जमकर ड्रिंक करता है और उसके बाद अपने घर वापस चला जाता है। तो उसके डैड उसे घर में देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हारी और बुआ की लड़ाई तो नहीं हो गई ना। तो करण कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, क्या मैं अब अपने घर भी वापस नहीं आ सकता, मुझे घर की याद आ रही थी इसलिए मैं वापस आ गया, इसलिए रास्ते से हटिए, मुझे सोने जाना है। तो यहाँ पर उसके डैड फिर से उसे ढेर सारे सवाल पूछने लगते हैं जिसका जवाब करण के पास कुछ भी नहीं होता। तो वो बहाना बनाकर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन बुआ करण से मिलने के लिए उसके घर आती है। तो कभी बुआ को देखकर पूरी तरह से खुश हो जाती है और वो बुआ से पूछती है कि क्या बात है, कहीं तुम्हारी और करण की कोई लड़ाई तो नहीं हो गई ना। और इसी बात को लेकर दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से थिप आ जाता है कवि को लेने के लिए। तो थिप जब बुआ को देखता है, उसे देखकर वो उससे बात करने लगता है और उसकी काफी फिक्र भी करने लगता है, जिसे देखकर कवि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कभी बुआ को कहती है, तुम इसकी बात छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे और करण के बीच क्यों लड़ाई
लड़ाई हुई, क्या बात थी। तो थिप जैसे ये सुनता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है तो वो बुआ को कहता है करण ने तुमसे लड़ाई की, कहीं उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना। तो इस बात को सुनकर कवि को काफी गुस्सा आता है और वो थिप को कहती है मेरा भाई भले ही थोड़ा गुस्सेल और अड़ियल हो लेकिन वो कभी भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। मेरा भाई इतना भी घटिया नहीं है जितना तुम उसके बारे में सोचते हो। तो यहाँ पर बुआ भी करण की ही साइड लेती है और वो कहती है करण जैसा भी हो पर वो इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकता। और बुआ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बुआ के जाने के बाद थिप कवि को कहता है चलो मैं तुम्हें शॉप पर छोड़ देता हूँ। तो कवि कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने पैरों से चली जाऊंगी। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे बुआ के डैड करण को राइस मिल का सुपरवाइजर बना देते हैं, जिसे सुनकर सारे वर्कर्स पूरी तरह से खुश हो जाते हैं क्योंकि करण बहुत ही अच्छा लड़का होता है और वो ईमानदारी से काम करता है, जिस वजह से सारे वर्कर्स उसे पसंद भी करते हैं। तो बुआ के डैड ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बुआ के डैड भी करण को पसंद करने लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि करण चाहे जितना भी बेवकूफ हो लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और अपने काम को लेकर जिम्मेदार भी है। बुआ और करण एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते बल्कि एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और एक दूसरे को अपना गुस्सा दिखाते हैं। तो बुआ यहाँ पर करण से बात करने की भी कोशिश करती है पर करण उससे बात ही नहीं करता और ये दोनों ईगो के चक्कर में एक दूसरे से सुलह नहीं करते, उल्टा एक दूसरे को टेंड्रम ही दिखाते हैं। इधर थिप कवि को मनाने के लिए जाता है पर कवि उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे ये कहती है कि इस तरह की हरकतें करना बंद करो वरना लोगों को लगेगा कि तुम मुझे डेट कर रहे हो और हम दोनों रिलेशनशिप में है, इसलिए प्लीज इस तरह की हरकतें करना बंद करो। तो थिप कहता है अगर मैं सच में तुम्हें डेट करना चाहूँ तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। तो कवि जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो थिप को कहती है तुम तो बुआ से प्यार करते हो ना, तो फिर अचानक मुझे डेट करना क्यों चाहते हो। तो थिप कहता है क्योंकि मैं तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगा हूँ और मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता हूँ। तो कवि कहती है थिप मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी इस चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अभी भी बुआ को ही पसंद करते हो। जब भी तुम बुआ को देखते हो तो तुम्हें पछतावा होता है कि बुआ तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे सामने ये सारी नौटंकी मत करो। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और कवि को भी ये सारी बातें बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि कवि सच में थिप को पसंद करने लगी होती है, इसलिए वो चाहती है कि थिप दिल से उसे पसंद करे ना कि ऑप्शन की तरह उसे यूज करे। आगे ठेकेदार सेंग को जेल से रिहा करवा देता है और सेंग को कहता है कि आइंदा किसी के सामने मेरा नाम मत लेना, अगर मेरा नाम किसी के सामने भी बाहर आया तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सेंग कहता है आप फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं आपका नाम किसी के सामने नहीं लूंगा, लेकिन मैं उस करण को भी नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। इधर जब सबको पता चलता है कि सेंग को बेल मिल गई है ये बात जानकर तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि सेंग के ऊपर पक्का कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जो उसे इन सारे झमेले से बचा रहा है और इन सारे झमेलों में भी शामिल है और शायद वो आदमी बहुत ही पावरफुल है जिसके दम पर सेंग कूद रहा है। और करण को ये भी बात पता होती है कि सेंग उससे बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगा, इसलिए वो राइस मिल के चारों तरफ पहरा देता है ताकि वो सेंग को रंगे हाथ पकड़ सके। आगे सेंग करण से बदला लेने के लिए राइस मिल आता है, लेकिन जब वहाँ पर वो ढेर सारे लोगों को देखता है तो उसके बंदे उसे समझाते हैं कि इस तरह अभी करण पर हमला करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर उन सारे लोगों ने हम लोगों को देख लिया तो वो लोग हमारी चटनी बना देंगे और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोगों को सही मौका देखकर करण पर हमला करना चाहिए ताकि हम उससे सही मायने में बदला ले सके। तो सेंग ये बात सुनकर शांत हो जाता है और उल्टे पैरी वहाँ से वापस चला जाता है। आगे सेंग को मौका मिल ही जाता है और वो करण पर हमला कर देता है, जिस वजह से करण पूरी तरह से घायल हो जाता है। जब ये बात बुआ को पता चलती है तो वो रोते हुए हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर करण को सही सलामत देखकर राहत महसूस करती है। तो करण जब बुआ को इस तरह देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और वो बुआ को कहता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी ना, इसलिए तो तुम दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आई। तो बुआ कहती है फिक्र कैसे नहीं होगी, उस इंसान ने तुम पर हमला किया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। तो करण जब बुआ के मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और फाइनली इन दोनों का पैचअप हो जाता है। आगे पूरे खेती की जमीन को खरीदा जा रहा होता है ताकि वहाँ पर रोड बन सके, लेकिन जब ये बात बुआ के डैड और चैट को पता चलती है तो वो लोग इस बात के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि खेती की जमीन को इस तरह बर्बाद किया जाए। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि हमें किसी तरह इन सारे कारनामों को रोकना होगा और सारे गाँव वालों को मनाना होगा कि वो अपनी जमीन उन लोगों को ना बेचे। तो
तो करण इन सब के लिए अपने डैड की भी हेल्प मांगने के लिए जाता है, पर उसके डैड उसकी हेल्प करने के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि इन सारे मामलों में करण और बुआ के डैड भी हैं, तो वो ये बात जानकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग गाँव की भलाई नहीं चाहते बल्कि अपने जेबें भरना चाहते हैं, जिस वजह से करण के डैड करण का साथ देने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर करण अपने डैड को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, वो लोग गांव की भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं, पर करण के डैड उसकी बात मानने को रेडी ही नहीं होते। आगे जमीन को लेकर गांव में एक मीटिंग बिठाई जाती है और इन सारे मामलों का लीडर थिप होता है, क्योंकि करण को पता होता है कि कोई भी उसकी बात पर यकीन करके उसका साथ नहीं देगा। लेकिन जब थिप सारे गाँव वालों से बात करेगा तो वो लोग थिप की बात पर जरूर भरोसा करेंगे और उसकी बात समझने की भी कोशिश करेंगे और सब मिलकर गांव की जमीन को बचाने की कोशिश करेंगे। आगे थिप और कवि दोनों मिलकर सैलून चलाने लगते हैं और उनका सैलून सच में बहुत ही बढ़िया चलने भी लगता है। जब तनु को इस बारे में पता चल तो उसे काफी जलन होती है और वो थिप का दिमाग खराब करने के लिए फिर से वहाँ पर टपक पड़ती है और वहाँ जाकर वो थिप को टॉन्ट मारती है और उसे कवि से दूर रखने की कोशिश करती है। तो कवि को भी उन दोनों का साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।